लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे थे हम लोग। और पढ़ क्या रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने शुरू किया था बस हल्का हल्का, और उसका एक छोटा सा व्यू लिया था ना, पुराना हम लोगों ने पढ़ा था, और बस ये देखा था कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे हम लोग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये पढ़ रहे थे हम लोग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका अर्थ क्या हुआ कि आखिरकार भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे होती है, भारतीय संविधान बना कैसे का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके बनने की प्रक्रिया को भी जानेंगे। अभी फिलहाल बनने की प्रक्रिया जानने का मतलब कोई नहीं है, उसके पीछे का महत्व जानेंगे, पहली चीज तो ये। और दूसरा ये जानेंगे कि आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी हमको बनाने की, या संविधान का अर्थ क्या होता है, इसी को हम लोग देख ही रहे थे, इन्हीं सब अर्थों में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, हम लोगों ने आखिरकार 31 दिसंबर और 1600 ईस्वी, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। और इस तारीख को याद क्यों रखते हैं, इस तारीख को याद रखा जाता है क्योंकि इसी तारीख को या इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको याद रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ व्यापारियों का एक ग्रुप था, और इन व्यापारियों ने एक महारानी से आज्ञा पत्र लिया था, जो 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र दिया गया था इनको। और इन 15 वर्षों में इनको कुछ कार्य सौंपे गए थे, और ये कहा गया था कि इन 15 वर्षों में तुम भारत के साथ साथ पूर्वी देशों के साथ, भारत प्लस पूर्वी देशों के साथ व्यापार की संभावनाओं को तलाशोगे। ये इन व्यापारियों के ग्रुप को काम सौंपा गया था इंग्लैंड की महारानी के द्वारा, भारत प्लस पूर्वी देशों के साथ व्यापार। ये जो व्यापार था, इसके पीछे भी उद्देश्य था, सिर्फ व्यापार करने की उनको अनुमति नहीं दी गई थी। इन व्यापारियों के ग्रुप को सिर्फ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इनसे ये कहा गया था कि व्यापार तो तुमको करना ही है, साथ साथ में हमको मुनाफा ला के देना है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर काम करेंगे, ऐसा महारानी की आज्ञा थी इन व्यापारियों के ग्रुप को, जिसको हम लोग आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी मंशा के तहत की गई थी कि हम 15 वर्षों में भारत और पूर्वी देशों की ओर जाएंगे, और जा करके पहले तो व्यापार की संभावनाओं को तलाशेंगे, और जब वो संभावनाएं हमको मिल जाएंगी तो हम उस व्यापार से काफी सारा मुनाफा कमाएंगे। मतलब मकसद उनका जो मोटा मोटा था वो मुनाफा कमाना ही था। व्यापार को मुनाफा कमाने के पीछे की एक मंशा थी कि ताकत कह सकते हैं कि इस ताकत के तहत या व्यापार के तहत ही मुनाफा कमाया जाएगा इन व्यापारियों के द्वारा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, और 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। स्थापना का स्थान कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, आखिरकार ये कहाँ हुई थी, बनी थी, तो इसका स्थान था लंदन। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वालों में रैल्फ फिंच का नाम आता है, हम लोगों ने पढ़ा था रैल्फ फिंच। ये कौन है, रैल्फ फिंच एक व्यापारी व्यक्ति था जिसको महारानी एलिजाबेथ ने भेजा था भारत में, और महाराजा अकबर के पास, अकबर के पास ही आए थे। क्या करने आए थे, अकबर से बातचीत करने, कि बातचीत करके व्यापार के लिए अधिकार पत्र लेना था उनको, या व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त करनी थी, ये उनकी मंशा थी। किसकी, रैल्फ फिंच की। रैल्फ फिंच के बारे में इतिहास तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन हमारे काम की जो चीज यहाँ पर है वो सिर्फ इतनी है कि ये भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यक्ति था। पहला अंग्रेज व्यक्ति का नाम है जॉन मिल्टन हॉल, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इतना हो जाता है,
इसके बाद की घटना देखिए जो हमारे काम की है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद उसको 15 वर्षों का आज्ञा पत्र दिया जाता है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, और ये कहा जाता है कि इन 15 वर्षों में आप जा करके भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार की संभावनाओं को तलाशेंगे, और अगर व्यापार संभव हो तो करिए, और आप संभावनाओं को तलाशिए, संभव हुआ तो करिए नहीं, मतलब संभावनाओं को तलाशिए और जा करके व्यापार को में मुनाफा कमाइए। लेकिन इन सब कामों के लिए, भारी भरकम कामों के लिए, महारानी ने उस व्यापारी के ग्रुप यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष का समय दिया था। अभी हम व्यापारियों के ग्रुप को सिर्फ मर्चेंट एडवेंचर नाम देंगे, अभी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा नहीं जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब उनको नाम दिया जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि उसका नाम किस आखिरकार समय पड़ता है। चलिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो जाती है? 1600 में। अब यहाँ से आगे की कहानी स्टार्ट होती है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद इसको काफी सारी पूंजी दी गई जो महारानी ने दी, और इस पूंजी में जितने व्यापारियों के ग्रुप के साथ पूंजी शामिल थी उसमें दो लोगों की पूंजी कह सकते हैं या दो ग्रुप की पूंजी कह सकते हैं, जिसमें से एक ग्रुप था जिसमें मर्चेंट एडवेंचर शामिल थे, इनका कुछ लगाई गई पूंजी थी, और दूसरा ग्रुप था जिसमें महारानी एलिजाबेथ की थी, महारानी की पूंजी थी। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके इस पूंजी को लगाया था। ये एमए का मतलब है मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप, ये एक व्यापारियों का ग्रुप था, ग्रुप है। तो मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप और महारानी एलिजाबेथ, इन दोनों ने मिल करके सारी पूंजी लगाई थी और लगा करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद का समय 1600 में स्थापना हो जाती है। अब इसके बाद का समय काल देखिए कैसा होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद लाल फिंच अकबर के दरबार में जाता है, अकबर से बातचीत करता है और अकबर से कहता है कि देखिए सर, हम आपके यहाँ व्यापार करने की अनुमति ले चाहते हैं। लेकिन अकबर ने शुरुआत में तो उसकी बातों को ध्यान से समझा नहीं और मना कर दिया, लेकिन एक इशारा दिया था कि आगे चल के हो सकता है अगर हमारे आपके बीच की ठीक ठाक बन जाती है तो आपको हम अनुमति दे सकते हैं व्यापार करने के लिए अपने देश में, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो रॉयल फिंच को पूरी तरीके से तो संतुष्टि नहीं मिली थी कि हाँ हमको व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन अकबर की बातों से उसको आभास जैसा हो गया था कि हो सकता है आगे चल के हमको ये अनुमति मिल जाए। इसी खुशी के तहत वो वापस इंग्लैंड गया था, वापस महारानी के पास गया था, और उसके बाद उसने महारानी से कह करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई थी। स्थापना होने के बाद 1600 में स्थापना हो जाती है और बीच के वर्षों को जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। उसके बाद आता है 1605। 1605, ये 1600 से लेकर के 1605 का जो बीच का समय है वो इतिहास के लिए जरूरी है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं फिलहाल पॉलिटी की दृष्टि से। 1605 में क्या होता है? 1605 में अकबर जो है, जिसके दरबार में रॉयल फिंच आया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर का जो पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर, अकबर का जो पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर, अब वो राजा बनता है, अब वो सम्राट घोषित किया जाता है। अकबर का जो पुत्र था जहांगीर वो सम्राट घोषित हो जाता है, मतलब सम्राट की गद्दी पर वो बैठ जाता है, और पूरे भारत की बागडोर अब जहांगीर के हाथ में थी। जहांगीर का समय काल अगर आप देखें तो सन 1605 से इसने अपनी राजा की यात्रा को प्रारंभ किया था, देश को संभालने की यात्रा को प्रारंभ किया था, और 1627 तक की यात्रा उसकी चली थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर का समय काल 1605 से 1627 के बीच था। ये 1605 का मतलब ये मत समझिए कि 1605 में उसका जन्म हुआ था, ये नहीं कह रहे हैं। 1605 में उसकी ताजपोशी हुई थी, राजगद्दी पर वो विराजा था या बैठा था, ये कह सकते हैं। यहीं से हमारे काम की चीजें शुरू होती है, तो हमको इसके पीछे की बातों से कोई लेना देना नहीं है। उसका बचपन कैसे बीता, उसने क्या खाया क्या पहना, उसने घुड़सवारी कहाँ से सीखी, उसने अपने गेम्स को कैसे सीखा, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है।
वो हमारे मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1600 के बाद की बात हम कर रहे हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर का पुत्र जहांगीर अब गद्दी पर बैठता है और उसके बाद ये भारत का सम्राट घोषित हो जाता है। इसके बाद 3 साल का समय और बीतता है और 1608 का वक्त आ जाता है। 1608 में क्या होता है, एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज नाविक जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये भारत आता है और जब ये भारत आता है तो आखिरकार ये करने, इसकी मंशा क्या है, भारत क्यों आता है, तो इसकी भी वही मंशा है जो रॉयल फिंच की थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत भेजना। यही था रॉयल फिंच का भी उद्देश्य भारत आने का, यही था कैप्टन विलियम हॉकिंस का भी भारत आने का, और शायद कुछ कुछ यही मंशा थी रॉयल, नहीं, जॉन मेल्टन हॉल की भी। तो तीनों में भारत आने का जो तीनों का उद्देश्य था वो समान था और बारी बारी से लोग भारत आते हैं। तो सबका समय काल है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में उसका पुत्र जहांगीर भारत का सम्राट घोषित होता है और उसके 3 वर्ष के बाद यानी 1608 में एक अंग्रेज नाविक जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये भारत आता है। जब ये भारत आता है तो इस समय भारत की तो स्थिति आपको पता है कि भारत पर जहांगीर का राज था, जहांगीर जो थे अकबर के पुत्र थे। लेकिन जब ये भारत आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो ये आता कहाँ से है, तो हमको पता है कि ये ब्रिटेन से चल के आता है। ब्रिटेन का नागरिक है ये, यानी ये ब्रिटेन से चल के आता है। और ब्रिटेन से जब चल के आया है तो थोड़ा ब्रिटेन के बारे में भी जान लेते हैं कि तत्कालीन समय में ब्रिटेन की स्थिति क्या थी। तो उस समय तक यानी 1608 तक ब्रिटेन की जो महारानी थी, यानी इस समय काल तक ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी 1608 के समय में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आता है तो उस समय तक ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उनकी गद्दी खाली हो गई थी और उनकी गद्दी पर उनके पुत्र जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम जो कि महारानी के पुत्र थे, जेम्स प्रथम राजा बनते हैं। तो देखिए समय काल पे ध्यान दीजिए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप, मतलब व्यापारियों का एक समूह था, उसको मर्चेंट एडवेंचर्स समूह कहा जाता था। इसमें कुछ व्यापारी शामिल थे। इसमें जो पूंजी लगी थी कंपनी की स्थापना में, इस पूंजी को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग जिसमें पूंजी शामिल थी मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप की और दूसरा भाग जिसमें पूंजी शामिल थी महारानी एलिजाबेथ की। इन लोगों ने एक मेमोरेंडम साइन किया था, एक आज्ञा पत्र साइन किया था और वो आज्ञा पत्र इस कंपनी को यानी मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था और ये कहा गया था कि 15 वर्षों के लिए तुम जाकर के वहां पर व्यापार की संभावनाओं को तलाशोगे। वहां पर कहा, भारत और भारत के साथ साथ पूर्वी देशों के साथ में। यानी 1600 में उसको आज्ञा पत्र दिया गया कंपनी को और 1615 में उस आज्ञा पत्र की जो मियाद थी, जो सीमा थी, वो समाप्त हो जाती। चलिए, इसके बाद 1600 से लेकर के समय आता है 1605। 1605 में भारत की स्थिति क्या थी, भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अकबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांगीर को राजगद्दी सौंपी गई, जिसका समय काल था 1605 से 1627। जहांगीर भारत का सम्राट घोषित होता है, यानी सम्राट की गद्दी पर बैठता है
और थोड़ा समय और बीतता है, समय आता है, सन आता है, वर्ष आता है 1608। 1608 में क्या होता है, क्या परिवर्तन आते हैं, एक अन्य अंग्रेज नाविक जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये भारत आता है। और जब ये भारत आता है तो आगे की घटनाक्रम से पहले, भारत आने के बाद क्या घटनाक्रम होती है उसके पहले ब्रिटेन की तत्कालीन स्थिति को जान लेते हैं। जब ये भारत आता है तो उस समय ब्रिटेन में क्या हो रहा होता है, 1608 तक ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और पहली बार किसी अंग्रेज को भारतीय दरबार में भेजा था व्यापार के लिए, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र जिनका नाम था जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट, वो राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद इन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए, जिसमें से सारे निर्णयों को तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ इस ईस्ट इंडिया कंपनी से फिलहाल के लिए। तो उनके इस निर्णय को भी देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु जो हुई थी तो उन्होंने इस निर्णय पत्र पर साइन कर दिया था, और साइन जब हो गया था तो ये निर्णय सुरक्षित रखा था। सुरक्षित रखने के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काम सौंप दिया था कि आप जाओ और जाकर के भारत से समेत भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार की संभावनाओं को तलाशो जाके। उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो मेमोरेंडम जो था वो जहाँ महारानी ने सौंपा था वैसे ही रखा रहा। उसको आगे बढ़ाया मेमोरेंडम को उनके पुत्र जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम ने क्या किया, एक अन्य अंग्रेज नाविक जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, इनसे बात की और इनसे कहा कि जो काम रैल्फ फिंच और जॉन मेल्डन हॉल नहीं कर पाए हैं, तुम जा करके वो काम करो। काम का क्या था, उनको सौंपा गया था, उनको कार्य सौंपा गया था, जा करके भारत और भारत के साथ साथ पूर्वी देशों के साथ मसालों के संग व्यापार जो किया जाएगा उसकी संभावनाओं को तलाशोगे और करोगे कि इस व्यापार को हम आगे बढ़ा सकें अपने भारत के साथ मिल करके। चलिए यहाँ तक तो बात हो जाती है, राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद इनका जो प्रथम आदेश था वो यही था कि आप जाओ, जा करके कैप्टन विलियम हॉकिंस से कहते हैं भारत जाओ, भारत जा करके व्यापार की चीजों को तलाशो, व्यापार के बारे में वहां बात करो और हमको बताओ। अब ये भारत पहुंच जाते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसके बाद का घटनाक्रम देखिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत पहुंचते हैं और जब ये भारत आते हैं, हॉकिंस जब भारत पहुंचते हैं तो भारत पे राज किसका था, जहांगीर का। तो ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उनसे आकर मिलते हैं। तो हॉकिंस का, जो कि ब्रिटेन के नागरिक थे, उनका जहांगीर के दरबार में स्वागत होता है। जहांगीर भी उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता है और थोड़ा सा उनका स्वागत सत्कार होता है, थोड़ा सा आराम करते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है हम तुमसे 1-2 दिन रेस्ट करो, इतनी दूर की यात्रा करके आए हो, काफी समय खर्च हुआ है तुम्हारा, फिर हम आपसे कुछ दिनों में बातचीत करेंगे कि आखिर आपके भारत आने की मंशा क्या है। उन्होंने हल्का हल्का मोटा मोटा आइडिया दिया था कि देखिए आपके पिताजी जो थे अकबर, उनसे हमारी बातचीत हुई थी व्यापार को लेकर के, और उसी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपके पिताजी की असमय मृत्यु हो गई और उसके बाद हमारे यहाँ की भी थोड़ा सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो नए राजा हैं, उनकी भी मंशा यही है कि हम भारत के साथ मिल करके व्यापार करते हैं। ये एक मोटा मोटा आइडिया लगाया था इन्होंने, विलियम हॉकिंस ने, और जा करके ये चीज जहांगीर को बताई। जहांगीर से उन्होंने जो चीज कही वो क्या थी, उन्होंने जहांगीर से मांगा क्या, फैक्ट्री जो थी उसको लगाने का अधिकार मांगा। हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जब उनसे भेंट की तो उनसे बात क्या की, उनसे फैक्ट्री लगाने का अधिकार मांगा। फैक्ट्री लगाने का अधिकार। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर कोई वस्तु का निर्माण किया जाए उसको फैक्ट्री बोलते हैं। एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम लोग नई वस्तु का रॉ मटेरियल से मिला करके किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसको लगाने का अधिकार मांगा। किससे मांगा, जहांगीर से, और किसने मांगा, विलियम हॉकिंस ने।
जहांगीर ने जब उनकी फैक्ट्री लगाने के अधिकार को सुना तो उन्होंने पूछा तुम क्यों लगाना चाहते हो, आखिरकार तुमको जरूरत क्या है फैक्ट्री लगाने की, जब तुम्हारा व्यापार अपने देश में ब्रिटेन में इतने अच्छे तरीके से ढंग से चल रहा है, काफी मुनाफा भी आपको मिल रहा है, तो आपको क्या जरूरत आन पड़ी है कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए सर, हमारा व्यापार तो चल ही रहा है, हम अपने हमारे यहाँ जो फैक्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब हमें चाहते हैं कि जो मुनाफा हमको मिल रहा है उससे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ें। और क्योंकि आपके देश में फैक्ट्री लगाएंगे तो आपके देश में भी रोजगार बढ़ेगा, आपके देश में भी लोग शिक्षित होंगे, नई नई संभावनाओं को जानेंगे, और जो हमारी सभ्यता है उससे इनका थोड़ा सा मेल जोल होगा। तो इतना उन्होंने उनसे कहा, जहांगीर से। जहांगीर को कुछ बातें समझ में आई, लेकिन जो मेन उसकी मोटा मोटा था वो था व्यापार। व्यापार के बारे में जहांगीर को कुछ खास समझ नहीं आया। जब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम सोचेंगे, लेकिन एक बात बताओ, फैक्ट्री लगाने की मंशा कहाँ है, मतलब पूरे भारत में इतने बड़े देश में आप कहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपके देश में, आपके अधिकार में जितना भी एरिया आता है, जितना क्षेत्र आता है, उसमें से एक स्थान है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक जगह है मसूलीपट्टनम। मसूली पट्टनम, ये एक स्थान है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने का अधिकार उन्होंने मांगा। और ये जो फैक्ट्री थी ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाती, अगर अगर लग जाती, तो भारत में किसी अंग्रेज या किसी विदेशी या किसी भी यूरोपीय नागरिक द्वारा लगाई गई, या किसी कंपनी द्वारा जो भारत से बाहर की कंपनी थी उसके द्वारा लगाई गई भारत में पहली फैक्ट्री होती। अगर ये लग जाती तो, हम ये कह रहे हैं अगर ये स्थापित हो जाती तो अगर ये स्थापित हो जाती तो का अर्थ ये है कि अधिकार तो मांगा था जहांगीर से इन्होंने, लेकिन जहांगीर ने अधिकार देने से मना कर दिया। मतलब इनकी ये बात यहाँ बनी नहीं, और आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री लगनी थी वो नहीं लगी। यानी अधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया, अधिकार पत्र निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया। किसने कैंसिल किया? जहांगीर ने कैंसिल किया। अधिकार पत्र किसने दिया था? जेम्स प्रथम ने दिया था। किसके द्वारा भिजवाया था भारत में? भिजवाया गया था हॉकिंस के द्वारा। जब ये अधिकार पत्र निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये निकल के आया कि जो फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1608 के आसपास बातचीत हो रही थी लगाने की, वो अब नहीं लगेगी। इससे थोड़ा सा हॉकिंस की जो मंशा थी उसको थोड़ा चोट पहुंची। हॉकिंस को दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिरकार क्यों जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया। इस पर अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई हैं, जिसमें से एक बात ये भी लिखी है कि जहांगीर को जो अंग्रेजों की टैक्सेशन सिस्टम था, मतलब कर प्रणाली, वो समझ नहीं आई। शायद पैसों को लेकर के कुछ समस्या रही होगी आपस में, तो उसी वजह से उन्होंने फैक्ट्री लगाने को मना कर दिया। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा छूट मांग ली हो टैक्स में, क्योंकि ज्यादातर जो उसमें अधिकार था वो मुगलों का था भारत पर, और जहांगीर मुगल के सम्राट थे, तो जहांगीर की ही वहां पे चलती, और जहांगीर अगर ना चाहते तो शायद फैक्ट्री नहीं लगती, और जहांगीर को अपना फायदा देखना था। हो सकता है उनको फायदा ना दिख रहा हो फैक्ट्री लगाने में, तो उन्होंने इस बात को हालांकि मना कर दिया। इस पर तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो विचारों पर हमको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं करनी है, ये इतिहास का विषय है। लेकिन अब फैक्ट्री अगर लगी नहीं तो आगे क्या होता है? क्या यहीं पर सारा का सारा जो घटनाक्रम है वो समाप्त हो जाता है? तो नहीं, घटनाक्रम समाप्त तो नहीं होगा, क्योंकि अगर फैक्ट्री लगी नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमारा कोई काम अगर पहले प्रयास में नहीं बनता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। देखिए अंग्रेजों ने भारत में काफी कुछ किया, ये भी कह सकते हैं कि भारत को काफी परेशान किया, भारत के लोगों को काफी परेशान किया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में बहुत कुछ दिया भी। आज जितना भी हम अपने देश में आधुनिकीकरण देख रहे हैं उसमें से 1%
या एक भाग उसका योगदान अंग्रेजों का भी है। तो अगर ये नहीं होते तो शायद हम पश्चिमी सभ्यता से इतनी जल्दी वाकिफ नहीं हो पाते जितना आसानी से जितनी जल्दी हम लोग वाकिफ हो पाए या समझ पाए हैं पश्चिमी सभ्यता को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। अब फैक्ट्री नहीं लगी, यहाँ पर अधिकार पत्र निरस्त हो गया, फैक्ट्री लगी नहीं। हॉकिंस को बड़ा दुख हुआ, अब क्या करें। उन्होंने ये बात जाकर के अपने महाराजा जेम्स प्रथम से कही कि सर हम गए तो थे जहांगीर से मिलने, हालांकि अकबर ने तो हाँ कर दी थी कि हम आपको फैक्ट्री लगाने की आज्ञा दे देंगे, लेकिन हो सकता है आपका समय खराब हो या राहु काल चल रहा हो सर आपके यहाँ। अकबर की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र को आपकी बातें, आपकी शर्तें समझ नहीं आएंगी। इस बात को लेकर के थोड़ा सा जेम्स प्रथम भी चिंता में आ गए कि अगर ऐसा नहीं होता तो जो पूंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में लगाई गई है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा। और क्योंकि व्यापारी वर्ग कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहता, वो लगातार उन संभावनाओं को तलाशता रहता है जहां से उसको व्यापार में मुनाफा हो। इसी परिप्रेक्ष्य में बात आगे बढ़ती है और समय आता है 1611 का। देखिए 1608 तक हम लोग आ गए थे और अब सीधे पहुंचते हैं 1611 में। 1608 से लेकर के और 1611 का बीच का समय जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बीच काफी कुछ घटा होगा लेकिन वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1611 में क्या हुआ होगा 1611 में, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए 1608 के आसपास जब ये भारत आते हैं हॉकिंस, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने का अधिकार मांगा था। और पहली नजर में जब जहांगीर ने इस अधिकार पत्र को देखा पढ़ा तो उन्होंने फैक्ट्री लगाने के अधिकार को कैंसिल कर दिया। उन्होंने पूरे तरीके से मना कर दिया कि हम आपके एप्लीकेशन को खारिज करते हैं और हम आपको फैक्ट्री लगाने का अधिकार नहीं दे सकते। लेकिन अंग्रेज हार नहीं मानते, व्यापारी कभी हार नहीं मानता। उन्होंने देखा कि हो सकता है कि जहांगीर को समझ ना पाए हमारी बात ढंग से, हम उनको समझाते हैं। तो उन्होंने दोबारा टाइम मांगा जहांगीर से मिलने का। जहांगीर ने उनको थोड़ा समय दिया कि लेकिन ये लास्ट टाइम है, मिलो, और अगर इस बार तुम्हारी बात हमको समझ में नहीं आती है तो अब की बार तीसरी बार आप हमसे नहीं कहोगे कि सर हमको दोबारा समय दीजिए फैक्ट्री लगाने के लिए, हमको आपसे बात करनी है। ये चीज हॉकिंस ने कहा ठीक है हमारे पास लास्ट टर्न है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया खुद को, उन पॉइंट्स को हटा दिया जिन पॉइंट से जहांगीर सहमत नहीं था और उन पॉइंट्स को डाला जिससे जहांगीर को अपना मुनाफा दिखाई दे, और अगर दिखाई देगा मुनाफा तो हो सकता है आगे मिले भी। लेकिन फिलहाल तो मेन उद्देश्य जो था हॉकिंस का वो था फैक्ट्री किसी तरीके से भारत में लगा लेना। शर्तें जहांगीर की जो थी वो माननी पड़ेंगी, फैक्ट्री तभी लगेगी, क्योंकि अगर आप किसी के घर पे रेंट पे रहना चाहते हैं या रेंट पे कोई जगह लेना चाहते हैं तो आपको उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी अपनी शर्तों के साथ साथ। यही हुआ। तीसरी बार जब मुलाकात हुई जहांगीर की और हॉकिंस की तो कुछ शर्तों पर बात बन गई और सहमति हो गई। और जब सहमति बन गई तो ये समय आ गया 1611, और 1611 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित भी हो गई। 1611 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। लेकिन ये जो फैक्ट्री थी ये भी स्थायी नहीं थी, तो ये अस्थायी फैक्ट्री थी। अस्थायी क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आगे चल के ये तोड़ दी जाती है, गिरा दी जाती है। तो ये अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई। पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है, उसी जगह पर जहां पर अधिकार मांगा गया था, यानी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में चलिए अंग्रेजों की एक फैक्ट्री बन गई। जो अंग्रेज व्यापारी चाहते थे भारत में वो उनकी मंशा पूरी हो गई। देखिए अगर आगे के इतिहास को हम लोग अगर थोड़ा सा देखें समझें तो हम लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजों की उस समय की जो मंशा रही होगी वो ये थी कि किसी तरीके से किसी भी वजह से
या कुछ ही बिंदुओं को लेकर के आखिर क्यों ना हम भारत के साथ सहमति प्राप्त करें और सहमति बना करके किसी तरीके से हम भारत में प्रवेश कर पाए। एक बार जब प्रवेश कर पाएंगे तो वहाँ के लोगों को जानने में आसानी होगी, और जब वहाँ के लोगों को जानने में आसानी होगी तो वहाँ से व्यापार हम आसानी से कर सकते हैं। शायद इसी मंशा के तहत उन्होंने अंग्रेजों ने या विलियम हॉकिंस ने या जेम्स प्रथम ने तत्कालीन भारतीय सम्राट जहांगीर की सारी शर्तें मान ली होंगी। चलिए, तो ये जो पहली फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई 1611 में, लेकिन ये अभी काम करना शुरू नहीं की थी। इस इकाई ने अभी उत्पादन शुरू नहीं किया था, क्योंकि फैक्ट्री का काम ही होता है उत्पादन करना। जब ये फैक्ट्री बनके तैयार होगी तब जाकर के इसमें प्रोडक्शन होगा, तब वो माल जो बनेगा वो मार्केट में जाके बेचा जाएगा और वहां से पैसा आएगा और उससे मुनाफा होगा। लेकिन ये तो काफी दूर की कौड़ी साबित हुई। अभी तक 1611 में फैक्ट्री बन ही रही थी, अचानक से किसी बात को लेकर के फिर से अंग्रेजों और जो सम्राट थे भारत के जहांगीर, उनके बीच में कुछ मनमुटाव आ गया और मनमुटाव होने की वजह से उन्होंने एक आदेश पारित किया भारतीय सम्राट जहांगीर ने, इस फैक्ट्री का निर्माण कार्य बंद कर दिया जाए। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। हॉकिंस ने काफी मनाने की कोशिश की कि सर मान जाइए, फैक्ट्री का बन के तैयार हो जाने दीजिए, थोड़ी बंद रह गई है और थोड़ा प्रोडक्शन होने दीजिए, आपकी बातों को मान रखा जाएगा। लेकिन इसी तरीके से जहांगीर तैयार नहीं हुए और फाइनली उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि फैक्ट्री के निर्माण कार्य को तत्कालीन प्रभाव से रोक दिया जाए। जब रोक दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकार पत्र अंग्रेजों को दिया गया था फैक्ट्री लगाने के लिए मछलीपट्टनम में, वो कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया तो क्या फैक्ट्री नहीं बनी? बिल्कुल नहीं बनेगी भाई। अगर जिसके अधिकार में भारत था वो था जहांगीर, और जहांगीर ने ही अगर अपने द्वारा दिए गए आदेश पत्र को कैंसिल कर दिया तो फैक्ट्री कौन लगाएगा वहां पर? किसी की तो मंशा नहीं है लगाने की, ना तो किसी के पास इतना ताकत है, बल है, शक्ति है जो वो फैक्ट्री पर लगा पाए। अतः फैक्ट्री का निर्माण कार्य बंद हो गया और जो फैक्ट्री भारत में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में बननी चाहिए थी वो भारत में मसूलीपट्टनम में नहीं बन पाती है, और एक बार फिर से आंध्र प्रदेश इतिहास में आते आते रह गया। तो ये इस डेटा को याद रखिएगा कि भारत की पहली फैक्ट्री 1611 में बनने की शुरू हुई थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो अस्थायी तौर पर है, मतलब वो बनी नहीं थी। अब इसके आगे का घटनाक्रम देखिए। देखिए, बहुत ध्यान से समझना है आपको कि आखिरकार भारत में संविधान की शुरुआत कैसे होती है, भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है, और कैसे कैसे संविधान बनता है। चलिए, 1611 में फैक्ट्री नहीं बनी तो क्या फैक्ट्री बना ही नहीं अंग्रेज ने, या अंग्रेज फैक्ट्री बना ही नहीं पाए? तो इसका जवाब है नहीं। अंग्रेज कभी हार नहीं मानते। समय आ जाता है 1613। 1613 में अंग्रेजों ने आखिरकार अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया और आज्ञा प्राप्त कर ली पहली फैक्ट्री लगाने को। 1611 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनके तैयार हुई, लेकिन अब की बार आंध्र प्रदेश में ये नहीं लगी। तो कहाँ लगी? पहली फैक्ट्री कहाँ बनके तैयार होती है? ये पहली फैक्ट्री बनती है सूरत में। सूरत कहाँ है? वर्तमान में गुजरात में। वर्तमान में भारतीय राज्य है गुजरात, वहां पर पहली फैक्ट्री बनती है। तो अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पहली फैक्ट्री, इस क्वेश्चन का आंसर है कहाँ पर? सूरत। और अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पहली फैक्ट्री जो थी, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था और जो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई, वो कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है? वर्तमान में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक आगे का घटनाक्रम। 1611 पहली फैक्ट्री बनने की तरफ कदम आगे बढ़ता है, लेकिन वो फैक्ट्री नहीं बन पाती। निर्माण कार्य कैंसिल हो जाता है, फैक्ट्री गिरा दी जाती है और आदेश पत्र जो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दिया था वो निरस्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक, बात खत्म हो जाती है। समय आता है 1613। 1613 में क्या होता है? 1613 में पहली फैक्ट्री बनके तैयार होती है। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। गुजरात वर्तमान की बात हम कर रहे हैं, तब ये गुजरात नहीं था जब ये फैक्ट्री बनी थी, तब की बात कर रहे हैं। उस समय गुजरात नाम का कोई प्रदेश नहीं था,
ये सारा बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था ये क्षेत्र। सूरत में फैक्ट्री बनके तैयार हो गई 1613 में, डेटा याद रखिएगा। अब थोड़ा सा समय और आगे बढ़ाते हैं, घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ते बढ़ते वक्त आ जाता है 1615। ठीक है, 1615 ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा सोचिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में और उससे कहा गया कि तुम 15 वर्षों के लिए भारत में और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करोगे। 15 वर्ष मतलब कितना समय, 1615 तक। यानी जो मियाद दी गई थी, जो टाइम लिमिटेशन दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए और भारत में स्थापित होने के लिए, खुद को एज अ कंपनी भारत में स्थापित करने के लिए, वो मियाद समय सीमा कब समाप्त हो जाती, 1615। और हम अब 1615 पर पहुंच चुके हैं। इस वर्ष काफी सारी चीजें घटित होती हैं और इसी वर्ष महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मेमोरेंडम सौंपा था कि जा करके भारत के साथ व्यापार की संभावनाओं को तलाशोगे, वो इस वर्ष मियाद भी खत्म होने वाली थी। चलिए 1600 में होता क्या है, हॉकिंस भारत से जा चुके थे और इनकी जगह पर जेम्स प्रथम ने जेम्स प्रथम ने एक दूसरा अंग्रेज जो था, अंग्रेज नाविक ये भी थे, दूसरा अंग्रेज जो नाविक के साथ साथ एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ वे होते हैं जो अपनी बात अच्छे तरीके से कहना जानते हैं और सामने वाले को अपनी बात मनवाना भी जानते हैं, उसको एक तरह से कूटनीतिज्ञ कहा जा सकता है। दूसरा अंग्रेज जिसका नाम था सर थॉमस रो या सर टॉमस रो, सर टॉमस रो को भारत भेजा। चलिए अभी तक तो विलियम हॉकिंस भारत आए थे जिनको जेम्स प्रथम ने ही भेजा था। कब भेजा था, 1611 के आसपास। क्यों भेजा था, व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए, यानी जहांगीर से आज्ञा पत्र लेने के लिए। और इसके बाद जब 1611 में उसको आज्ञा पत्र नहीं मिला और मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री का निर्माण बंद कर दिया गया, तो जेम्स प्रथम को लगा कि शायद विलियम हॉकिंस ढंग से जहांगीर से बातचीत ना कर पाए हों, या उनको लगा शायद ये थोड़ा कमजोर आदमी है और ये बातचीत नहीं कर पाएगा जहांगीर से, इतने बड़े सम्राट से बात करने का तरीका शायद इसको ना पता हो, तो इसलिए तो हम हमारी लुटिया डुबो देगा बेचारा, हमारा नुकसान कर देगा, इतना पैसा हमने लगाया है। तो उन्होंने क्या सोचा कि विलियम हॉकिंस से ये कहा कि तुम भारत आ जाओ, तुम भारत से वापस ब्रिटेन आ जाओ और हम कुछ और सोचते हैं। कुछ और का मतलब क्या है, उन्होंने दूसरे व्यक्ति को भारत भेजा 1615 में। हालांकि ये जो पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी, ये कामयाबी का जो ताज है वो भी विलियम हॉकिंस के सर पर ही जाता है। उन्होंने ही काफी मदद की थी या उनके द्वारा ही ऐसा बना, ये कह सकते हैं। चलिए दूसरा अंग्रेज भारत आता है 1615 में, और जब ये भारत आता है तो भारत में करता क्या है, भेजा किसने, जेम्स प्रथम ने। नाम क्या था अंग्रेज का, सर थॉमस, या थॉमस कह लीजिए, टॉमस कह लीजिए, वो टॉमस रो, इंग्लिश में टॉमस कह सकते हैं या थॉमस कह सकते हैं, इनको भारत भेजा। चलिए भारत भेजने के बाद क्या होता है, अब क्योंकि 1615 में ये जो टाइम लिमिटेशन थी अधिकार पत्र की वो तो खत्म हो चुकी थी। अब क्या हो, अगर 1615 में अधिकार पत्र की सीमा खत्म हो चुकी थी तो फिर व्यापार कैसे करेगा बिना अधिकार पत्र के। एक कंपनी बिना आज्ञा के, बिना आज्ञा पत्र के या बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के व्यापार करेगी कैसे किसी दूसरे देश में जाकर के। ये बात जब जेम्स प्रथम को बताई गई कि सर हमारे टाइम लिमिटेशन जो है वो खत्म हो चुकी है, अब हम व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर राजा से बात भी करें और राजा ने कहा अपने डॉक्यूमेंट उनको दिखाओ कि तुम्हारी कंपनी इलीगल तो नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारी कंपनी लीगल है। तो ये बात जेम्स प्रथम को पसंद आई। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने जो आज्ञा पत्र था, आज्ञा पत्र जो उनको दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को की समय सीमा, मतलब उस आज्ञा पत्र की जो समय सीमा थी
समय सीमा को अनंत काल के लिए बढ़ा दिया। अनंत काल के लिए बढ़ा दिया। अब देखिए, कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, 1615 तक उसको पहली बार ये सीमा टाइम लिमिटेशन दी गई कि तुम इस समय तक व्यापार कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो भुजय बिस्तर बांध करके वापस इंग्लैंड आ जाओगे और यहीं पर व्यापार करोगे, भारत से व्यापार नहीं होगा आगे। लेकिन 1615 तक आते आते इंग्लैंड के व्यापारियों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को शायद ये महसूस हो गया था कि हम भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत की और थोड़ी सी कूटनीति की जरूरत पड़ेगी। ये बात उन्होंने शायद जेम्स प्रथम को भी ढंग से समझा दी होगी और जेम्स प्रथम को ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए उन्होंने 1615 में आज्ञा पत्र की समय सीमा को बढ़ा दिया। और देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि कब तक के लिए बढ़ाया, सीधे अनंत काल के लिए, क्योंकि अनंत काल के लिए बढ़ाने का मतलब भी यही है कि उनको शायद ये समझ में आ गया था कि भारत के साथ व्यापार हम कर सकते हैं और काफी लंबे समय तक कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये 1613 में दोबारा आज्ञा पत्र को बढ़ा दिया गया था। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। आज्ञा पत्र मिला कब? 1600 में। अनंत काल के लिए कब बढ़ाया गया? 1615 में। और पहली आज्ञा पत्र की समय सीमा कहाँ खत्म होती है? 1615 में ही खत्म हो जाती है। चलिए, यहां तक तो आगे हो गया। ये जो अधिकार पत्र था, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार थॉमस रो को भारत भेजा गया था, तो उसके पीछे का कारण क्यों था, सॉरी कारण क्या था, क्यों भेजा गया था? तो कारण यही था कि जो आज्ञा पत्र था, आज्ञा पत्र भारत लेकर थॉमस रो ही आता है। तो थॉमस रो यही इसी आज्ञा पत्र को लेकर के भारत आता है। यानी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो बात कर रहे थे थोड़े समय पहले कि थॉमस रो भारत क्यों आता है, जेम्स प्रथम ने उसको भारत क्यों भेजा, तो उसका आंसर क्या है कि जो आज्ञा पत्र जेम्स प्रथम ने बनाया, नया आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि भारत के साथ व्यापार की समय सीमा अनंत काल के लिए हम बढ़ा देते हैं, उस आज्ञा पत्र को भारत लेकर के कौन आता है? थॉमस रो भारत आता है। तो ये थॉमस रो के भारत आने के पीछे का उद्देश्य था।